हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोकाइनिन सिग्नलिंग। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर साइटोकाइनिन की बायोसिंथेसिस तक बात करी थी। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनिन सिग्नलिंग के बारे में। साइटोकाइनिन सिग्नलिंग, चलिए। साइटोकाइनिन सिग्नलिंग कैसे होती है उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा एक टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी अपन एक सिंपल सी चीज समझते हैं कि एक लाइन लिखनी है आपको। लिखिए, द साइटोकाइनिन सिग्नलिंग इज द पार्ट ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम। Cytokinin signaling is the part of two component system. It is present in bacteria, other prokaryotes, plants, algae and fungi। ये सबके अंदर पाई जाती है। बट खास बात ये ध्यान रखने वाली है कि प्लांट्स, एल्गी एंड फंजाई में टू कंपोनेंट की जगह थ्री कंपोनेंट सिस्टम होता है। थ्री कंपोनेंट सिस्टम, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं तो इनके अंदर थोड़ा सा एक अलग मेथड है वो पाया जाता है। चलिए बात करते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम की, कैसे ये काम करेगा, क्या होता है इसके अंदर। तो आप हेडिंग डालिए, टू कंपोनेंट सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। टू कंपोनेंट सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। सो टू कंपोनेंट का मतलब होता है दो प्रोटीन्स। दो प्रोटीन्स मिलकर के काम करते हैं, उसे टू कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। तो टू कंपोनेंट का मतलब हो गया टू प्रोटीन्स। टू प्रोटीन्स। अब टू प्रोटीन्स में से कौन सा प्रोटीन क्या होता है, कैसे होता है, उसकी बात कर ले अपन। इसमें पहला प्रोटीन होता है, इसे कहते हैं हिस्टिडीन काइनेज। इसका नाम है हिस्टिडीन काइनेज। हिस्टिडीन काइनेज बेसिकली जो हिस्टिडीन काइनेज होता है ये होता है रिसेप्टर ऑफ साइटोकाइनिन। रिसेप्टर ऑफ साइटोकाइनिन। तो हिस्टिडीन काइनेज नाम है इसका, और ये साइटोकाइनिन का रिसेप्टर होता है। दूसरा सवाल, क्या ये मोनोमर है या डायामर है? बेसिकली ये होता है डायामर। डायामर, और डायामर में भी आप बोल सकते हैं होमोडायामर। तीसरा सवाल, ये जो रिसेप्टर है ये कहां पाया जाता है? बात चल रही है बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स तो होते नहीं है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये न्यूक्लियस के अंदर होगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। ठीक है, ये कहां पाया जाएगा? इसकी दो लोकेशंस होती हैं। पहली लोकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरी लोकेशन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म।
ये दोनों ही लोकेशन पर कहीं पर भी हो सकता है। चलिए, बहुत बातें हो गई हिस्टिडीन काइनेज के बारे में। अब एक बार इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। स्ट्रक्चर वाइज यदि हम बात करें तो हिस्टिडीन काइनेज के अंदर दो डोमेन्स पाए जाते हैं इस तरीके के। चलिए मैं ढंग से बना देता हूं। हिस्टिडीन काइनेज की बात कर रहे हैं अपन। हिस्टिडीन काइनेज में कुछ अमीनो एसिड के सीक्वेंस हैं, वो इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे जो दो डोमेन्स हैं वो इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। ये है हिस्टिडीन काइनेज की स्ट्रक्चर। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बना दिया, ये कुछ नहीं है, प्रोटीन की चेन्स हैं। ये एन टर्मिनस, ये सी टर्मिनस, ये एन टर्मिनस, ये सी टर्मिनस, प्रोटीन की बस चेन बनाई है। खास बात सिर्फ इतनी सी है कि इन प्रोटीन चेन्स के अंदर कुछ अमीनो एसिड हैं स्पेशल, उन अमीनो एसिड के बारे में समझना है। ये हो गया होमोडायमर, ठीक है। अब इसमें ये जो दोनों ऊपर के डोमेन्स होते हैं, दोनों मोनोमर्स में ऊपर के डोमेन्स, इनको बोलते हैं इनपुट डोमेन्स। इनपुट डोमेन्स, ये इनपुट डोमेन है। इनपुट डोमेन का काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना, सिग्नल रिसीव करना। कहां पर हो सकता है ये इनपुट डोमेन? आपने लिखा है इट मे बी प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इट मे बी प्रेजेंट ऑन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हो सकता है। इनपुट डोमेन के बाद इन दोनों के अंदर जो दूसरे डोमेन्स हैं, इन दोनों डोमेन्स को कहते हैं ट्रांसमीटर डोमेन। ट्रांसमीटर डोमेन, ट्रांसमीटर डोमेन। ये जो ट्रांसमीटर डोमेन है, इन ट्रांसमीटर डोमेन के अंदर एक हिस्टिडीन एमिनो एसिड का रेसिड्यू स्पेशल होता है। हिस्टिडीन रेसिड्यू है, दोनों के अंदर है। ये जो एक में होगा वो दोनों में होगा, तो ये दोनों के अंदर हिस्टिडीन रेसिड्यू प्रेजेंट है। तो इतनी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग हिस्टिडीन काइनेज, जो कि रिसेप्टर होता है साइटोकाइनिन का, और ये डायमर होमोडायमर होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकता है या साइटोप्लाज्म में हो सकता है। एक डायमर में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो मैंने आपको बताया। इनपुट डोमेन होता है एन टर्मिनस की तरफ, वो सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है, और जो ट्रांसमीटर डोमेन है उसमें एक हिस्टिडीन अमीनो एसिड बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो उस रोल को भी थोड़ी देर में समझेंगे। स्ट्रक्चर वाइज बात हो गई आपकी ये। अब बात करते हैं टू कंपोनेंट के दूसरे कंपोनेंट की। दूसरा जो कंपोनेंट है इसका नाम होता है रेस्पॉन्स रेगुलेटर। रेस्पॉन्स रेगुलेटर। रेस्पॉन्स रेगुलेटर की क्या खास बात है? रेस्पॉन्स रेगुलेटर वो प्रोटीन होता है जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट विथ डीएनए, डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये वो प्रोटीन होता है जो रेस्पॉन्स कैरी आउट करता है, कैरी आउट द रेस्पॉन्स ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का रेस्पॉन्स कैरी आउट करेगा। रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो मोनोमर की फॉर्म में होता है। ये बाई नेचर मोनोमर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये मेम्ब्रेन में नहीं होता, क्योंकि इसे डीएनए के साथ इंटरेक्ट करनी है ना। डीएनए कहां प्रेजेंट होगा?
ये जैसे मान लीजिए ई कोलाई है, और ई कोलाई के अंदर यहां पर तो रिसेप्टर प्रेजेंट है ऐसे, ये तो मान लेते हैं अपन रिसेप्टर हो गया, और यहां प्रेजेंट होगा ये रेस्पॉन्स रेगुलेटर, और डीएनए भी इधर उधर पड़ा होगा न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, तो जाके डीएनए से इंटरेक्ट यही करेगा। नाउ स्ट्रक्चर वाइज बात करते हैं। रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन में भी एन टर्मिनस एंड देन एक इंपॉर्टेंट डोमेन, फिर कुछ एमिनो एसिड, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर एक सीक्वेंस आता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो एक डोमेन है इसे बोलते हैं रिसीवर डोमेन, रिसीवर डोमेन। रिसीवर डोमेन की एक खास बात है, इस डोमेन में एक एस्पार्टेट रेसिड्यू है, एस्पार्टेट एमिनो एसिड, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा इसके पास एक आउटपुट डोमेन है, आउटपुट डोमेन, जो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स को रिले कराने का काम करवाता है। तो ये इतनी सी स्ट्रक्चर होती है इसके बारे में। अब मैं आपको इसकी सिग्नलिंग समझा देता हूं, तो आपको आसानी से सारी चीज समझ में आ जाएगी, फिर लिखवा दूंगा इसके बारे में। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये है टू कंपोनेंट सिस्टम का हिस्टिडीन काइनेज, या हम कह सकते हैं कि दिस इज द रिसेप्टर। अब मैं इसके अंदर H लिख रहा हूं, H का मतलब हिस्टिडीन, नाम मैंने ऊपर बता ही दिया कि कौन सा क्या डोमेन होता है। सो सिग्नल आता है, और ये सिग्नल आकर के यहां बाइंड करता है, ये है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। जब साइटोकाइनिन आकर के रिसीवर इनपुट डोमेन के ऊपर बाइंड करेगा, ये इनपुट डोमेन है, इनपुट डोमेन के ऊपर बाइंड करेगा, तो इनपुट डोमेन में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हैं वो चले जाते हैं ट्रांसमीटर डोमेन के पास में, ट्रांसमीटर डोमेन के पास जाएंगे। इनके ट्रांसमीटर डोमेन की खास बात है, क्या खास बात है, ये ट्रांसमीटर डोमेन इस हिस्टिडीन के ऊपर फॉस्फेट जोड़ देता है, यानी फॉस्फोराइलेशन कर देता है, और बदले में ये ट्रांसमीटर डोमेन इधर वाले हिस्टिडीन के ऊपर फॉस्फेट जोड़ देता है। यानी जो डायमर रिसेप्टर है, ये डायमर रिसेप्टर अपने मोनोमर का रेसिप्रोकल फॉस्फोरिलेशन करवा रहा है, ये एक्टिविटी कहलाती है ऑटोफॉस्फोरिलेशन। ये एक्टिविटी है रेसिप्रोकल फॉस्फोरिलेशन, रेसिप्रोकल फॉस्फोरिलेशन, या इसको कहते हैं, मतलब यही एक्टिविटी है ऑटोफॉस्फोरिलेशन की, ऑटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है। अब आगे क्या, आगे प्रेजेंट होगा रेस्पॉन्स रेगुलेटर। इस रेस्पॉन्स रेगुलेटर में मैं डी लिख देता हूं, डी का मतलब एस्पार्टेट। ये जो फॉस्फेट यहां पे जुड़ी है, किसी भी एक डोमेन की फॉस्फेट, वो फॉस्फेट यहां ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके ट्रांसफर होने से ये जो आउटपुट डोमेन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके फॉस्फेट जुड़ने से ये एक्टिवेट हो जाता है, प्लस मतलब एक्टिवेट।
और एक्टिवेट होने से ये रेस्पॉन्स कुछ ना कुछ रिले करेगा, रेस्पॉन्स आ जाएगा इससे। ये हो गया बैक्टीरिया के अंदर टू कंपोनेंट सिग्नलिंग या टू कंपोनेंट सिस्टम, साइटोकाइनिन सिग्नलिंग। इस तरीके से पूरी की पूरी सिग्नलिंग की जाती है। ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है ये साइटोसोल के अंदर घूम रहा हो, तो कहीं पर भी हो ये काम चला देगा। ठीक है, अब मैं आपको लिखवा देता हूं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आप एक एक करके लिखते जाइए। पहला पॉइंट लिखिए, द हिस्टिडीन काइनेज एग्जिस्ट एज ए डायमर and may be membrane spanning or soluble, may be membrane spanning or soluble, soluble हो सकता है, membrane spanning हो सकता है। दूसरा लिखिए, each monomer has two domains, each monomer has two domains, an input and a transmitter domain. Next point, input domain is responsible for signal perception. Input domain is responsible for signal perception. Next point, now both monomers reciprocally, now both monomers reciprocally phosphorylate each other's histidine residue in transmitter domain. दोनों मोनोमर रेसिप्रोकली एक दूसरे के हिस्टिडीन रेसिड्यू को जो ट्रांसमीटर डोमेन में है फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द रेस्पॉन्स रेगुलेटर also has two domains. The response regulators also has two domains, a receiver and an output domain, a receiver and an output domain. Next point, the phosphate group is transferred from autophosphorylated histidine kinase to an aspartate residue in the receiver domain of response regulators. वहां से नीचे आ जाएगा इस पे। Next, this activates the output domain of the response regulator, leading to onward signaling, leading to onward signaling, आगे signaling हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास में। Now लिखिए, the phosphate transfer is reversible in all two component systems. यानी जो रिसीवर रेस्पॉन्स रेगुलेटर है उससे फॉस्फेट बैक डायरेक्शन में भी जा सकती है। रिवर्सिबल फॉस्फेट ट्रांसफर दोनों डायरेक्शन के अंदर फॉस्फेट जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ये तो हो गया हमारा बैक्टीरिया का टू कंपोनेंट सिस्टम। अब अपन बात करते हैं थ्री कंपोनेंट सिस्टम की। थ्री कंपोनेंट सिस्टम। इस थ्री कंपोनेंट सिस्टम का एक और नाम है, इसे कहते हैं मल्टी स्टेप
फॉस्फोरिले, मल्टी स्टेप फॉस्फोरिले, एक से ज्यादा स्टेप में फॉस्फेट को ट्रांसफर किया जाता है। नाम से मैंने आपको बता ही दिया कि 3 कंपोनेंट सिस्टम है और कहां पाया जाएगा, प्लांट्स में, एल्गी में, फंजाई में, बट एब्सेंट इन एनिमल्स। नाउ देखते हैं क्या क्या आता है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास होता है एक हिस्टिडीन काइनेज, हिस्टिडीन काइनेज, और ये जो हिस्टिडीन काइनेज है इसको हाइब्रिड हिस्टिडीन काइनेज भी बोल देते हैं, कभी कभी हाइब्रिड हिस्टिडीन काइनेज। हाइब्रिड हिस्टिडीन काइनेज किस तरीके से काम करेगा, क्या होता है, देखिए हमने ये पढ़ रखा है कि जो बैक्टीरिया का हिस्टिडीन काइनेज था उसके अंदर 2 डोमेन्स होते हैं। एक डोमेन का नाम था इनपुट डोमेन, दूसरे का नाम था ट्रांसमीटर डोमेन। यही पढ़ा था अपन ने। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ट्रांसमीटर डोमेन है उसमें एक हिस्टिडीन रहता है स्पेशल। अब ये है 3 कंपोनेंट सिस्टम और ये हाइब्रिड हिस्टिडीन काइनेज है, इसमें कुछ तो चेंज आना चाहिए ना। तो चेंज क्या आया कि हिस्टिडीन काइनेज के पास खुद का एक रिसीवर डोमेन भी होता है, मतलब यहां पे एक एक्स्ट्रा डोमेन पाया जाता है रिसेप्टर के अंदर। ये इतनी स्ट्रक्चर कहलाती है रिसेप्टर। इसमें देखो ये वाला पार्ट है, दोनों की बात हो रही है, इसको कहते हैं इनपुट डोमेन, इनपुट डोमेन। इनपुट डोमेन को यहां पर एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है साइक्लेज, साइक्लेज हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड सेंसरी एक्स्ट्रा सेलुलर। देखो ये इसी का नाम है। अब इसको शॉर्ट करते हैं, CHASE। तो इसे कभी कभी शॉर्ट में CHASE, चेज डोमेन भी बोलते हैं। समझ में आया? ये हमारा पहला चल रहा है हिस्टिडीन काइनेज के अंदर। सबसे पहले हमने हिस्टिडीन काइनेज ले रहे हैं जो कि रिसेप्टर होता है। ये होता है इनपुट डोमेन की बात कर ली, इसका नाम है साइक्लेज हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड सेंसरी एक्स्ट्रा सेलुलर चेज डोमेन। क्लियर? दूसरा देखो, दूसरा इसके पास में है अपना ट्रांसमीटर डोमेन, जो कि एकदम नॉर्मल है, कोई बड़ी बात वाली बात ही नहीं है। ये है ट्रांसमीटर डोमेन, ट्रांसमीटर डोमेन, ये ट्रांसमीटर डोमेन है। इसके बारे में कुछ नहीं लिखना अपने को, नथिंग स्पेशल। अब यहां आया एक रिसीवर डोमेन, खुद का रिसीवर डोमेन, और बीइंग रिसीवर डोमेन इट कंटेन्स इट्स ओन एस्पार्टेट रेसिड्यू, स्पेशल एस्पार्टेट रेसिड्यू। बाकी इसके साथ वही होगा कि सबसे पहले साइटोकाइनिन आके बाइंड करेगा चेज डोमेन के ऊपर। साइटोकाइनिन बाइंड करेगा तो ऑटोफॉस्फोराइलेशन, रेसिप्रोकल फॉस्फोराइलेशन होगा, फिर वही फॉस्फेट को नीचे भेज दिया जाएगा खुद के रिसेप्टर के पास में, खुद के रिसीवर डोमेन के पास में। अब ये जो हिस्टिडीन काइनेज है यही तो रिसेप्टर है,
इसी का नाम तो रिसेप्टर है। इतना जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं रिसेप्टर। और रिसेप्टर होते हैं 3 टाइप के यहां पे। पहला एराबिडोप्सिस, हिस्टिडिन काइनेज 2, इसको शॉर्ट में कहते हैं AHK2। एराबिडोप्सिस हिस्टिडिन काइनेज 2, इसे कहेंगे AHK2। दूसरा देखिए, दूसरा होता है AHK3। लिखने की जरूरत नहीं है फुल फॉर्म, एराबिडोप्सिस हिस्टिडिन काइनेज 3, ये भी रिसेप्टर का ही नाम है। मतलब इनमें कुछ अमीनो एसिड के डिफरेंस रहेंगे तो इनके नाम ऐसे बदल जाते हैं। और तीसरा जो रिसेप्टर होता है वो होता है साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स एलिमेंट 1। इसे शॉर्ट में तो कहेंगे CRE1, लेकिन इसका दूसरा नाम है AHK4। तो साइटोकाइनिन के हो गए हमारे पास में 3 रिसेप्टर। जो 3 रिसेप्टर के अंदर है वो AHK2, AHK3, AHK4, ये काम कंप्लीट रिसेप्टर का। अब मजे की बात यह है कि पाया कहां जाता है, द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर। इसकी लोकेशन होती है 2 जगह पे, ईदर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा, और इन द ER मेम्ब्रेन, ER मेम्ब्रेन। ER मेम्ब्रेन के अंदर जो इसका इनपुट डोमेन या चेज डोमेन है वो ER ल्यूमन में होना चाहिए, ER की ल्यूमन के अंदर होना चाहिए। रिसेप्टर की शक्ल बता दी मैंने आपको, रिसेप्टर कहां पाया जाता है, रिसेप्टर के टाइप बता दिए, इसकी शक्ल के अंदर हर डोमेन की फुल फॉर्म वगैरह, काम वगैरह बता दिया। ये हुआ हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। अब कंपोनेंट नंबर 2, कंपोनेंट नंबर 2, देखो एक चीज बताता हूं। मान लीजिए कि यह है बैक्टीरियल सेल, ठीक। बैक्टीरियल सेल में या तो रिसेप्टर मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ होगा या रिसेप्टर सेल के अंदर होगा, राइट। डीएनए भी साइटोप्लाज्म में है, और जो रेस्पॉन्स रेगुलेटर है, RR रेस्पॉन्स रेगुलेटर, वो भी साइटोप्लाज्म में है। जब इस रिसेप्टर के ऊपर फॉस्फेट जुड़ती है तो ये रेस्पॉन्स रेगुलेटर खुद चला जाता है उसके पास लेने के लिए, और जाके डीएनए से इंटरेक्ट करके ट्रांसक्रिप्शन करा देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस केस में ये भी साइटोप्लाज्म में है, डीएनए है वो भी साइटोप्लाज्म में है, और ये इनपुट डोमेन जो है, मतलब ये क्या बोलते हैं, हिस्टिडिन काइनेज है, वो या तो साइटोप्लाज्म में होगा नहीं तो मेम्ब्रेन में होगा, तो भी इसका ये ट्रांसमीटर डोमेन साइटोप्लाज्म में होगा। तो कहने का मतलब ये जो रेस्पॉन्स रेगुलेटर है वो आसानी से फॉस्फेट लेकर डीएनए के पास जा सकता है। पर अब हमारे पास में एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या है? लेट्स से कि यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हिस्टिडिन काइनेज यहां पर है, यह है न्यूक्लियस, और रेस्पॉन्स रेगुलेटर यहां है, रेस्पॉन्स रेगुलेटर न्यूक्लियस के अंदर है। अब आप सोचो कि यहां पे जो फॉस्फेट लग गई वो फॉस्फेट न्यूक्लियस के अंदर कैसे जाएगी?
क्योंकि यहां जो रिसेप्टर है वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फंसा हुआ है या ईआर की ल्यूमन में फंसा हुआ है, ऐसे करके यहां फॉस्फेट लगी हुई है। तो रिसेप्टर खुद तो जा नहीं सकता मेम्ब्रेन से निकल के, और ये रेस्पॉन्स रेगुलेटर है वो भी न्यूक्लियस के अंदर है, ये भी न्यूक्लियस से बाहर निकल के फॉस्फेट लेने नहीं जा सकता। इसका मतलब यहां पर बीच में चाहिए कोई इंटरमीडिएट, ऐसा इंटरमीडिएट जो रिसेप्टर से हिस्टिडीन काइनेज से फॉस्फेट को ले आए और न्यूक्लियस में जाके रेस्पॉन्स रेगुलेटर को दे आए। ऐसे इंटरमीडिएट का नाम है एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज, AHP, एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज, AHP। ये AHP फॉस्फेट लेने जाता है रिसेप्टर के पास, फॉस्फेट लेता है, न्यूक्लियस में आ जाता है। तो हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है, हम पढ़ रहे हैं 3 कंपोनेंट सिग्नलिंग, उसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो है एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज, एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज, इसको कहते हैं AHP। AHP ये क्या होता है? सिंपल सा एक प्रोटीन है, ये सिंपल सा एक प्रोटीन है, रिसीवर डोमेन है इसके पास में, मतलब सिंपल सा प्रोटीन है। इस प्रोटीन में एक हिस्टिडीन है, अमीनो एसिड, वो काम का है हिस्टिडीन। ये जाएगा रिसेप्टर के पास, उससे फॉस्फेट मांगेगा और लेकर फॉस्फेट न्यूक्लियस में जाएगा। सो इसकी खास बातें क्या क्या हैं? वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये है एक मोबाइल या सॉल्यूबल प्रोटीन, मोबाइल और soluble protein. It has a special histidine residue, special histidine residue है। It enters the nucleus, enters the nucleus, nucleus में भी एंटर करता है ये। फिर उसके बाद में इसके होते हैं 5 टाइप्स, 5 टाइप्स, और 5 टाइप्स जो है वो सिंपल से हैं, AHP1 2 3 4 5, लिख लेना AHP सबके अंदर। ये इसके 5 सिंपल टाइप्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? ये साइटोसोल के अंदर भी होगा, न्यूक्लियस में भी जाएगा, फॉस्फेट का ट्रांसफर करेगा। अब एक नोट डाल के बात लिखना, स्पेशल बात है, नोट। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है AHP6, AHP6। ये भाई साहब को कहते हैं सूडो हिस्टिडीन फॉस्फो ट्रांसफरेज, सूडो हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज, इसको शॉर्ट में PHP भी कहते हैं, सूडो, PS लगा लेना, सॉरी, सूडो हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज। मतलब ये भी AHP के जैसा दिखता तो है, पर इसके पास में हिस्टिडीन एब्सेंट है। वही हिस्टिडीन जो सबसे ज्यादा काम का है वो इसके पास एब्सेंट है। तो इस कारण ये कंपटीशन करता है, compete with AHP
1 to 5 फॉर फोस्फेट। बार बार ये फोस्फेट लेने के लिए कंपटीशन करता है और इससे फोस्फेट पकड़ी नहीं जाती तो किसी और के पास चले जाती है। अगर सेल के अंदर AHP6 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो ये हिस्टिडीन काइनेज के पास जाएगा फोस्फेट लेने के लिए कि मुझे फोस्फेट दे दो, और वो हिस्टिडीन काइनेज अपनी फोस्फेट ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा तो इसके पास तो हिस्टिडीन है नहीं, तो वो फोस्फेट ये होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो फोस्फेट वेस्ट चली गई। इसलिए AHP6 इज द नेगेटिव रेगुलेटर, या बोल सकते हो इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर ऑफ साइटोकाइनिन सिग्नलिंग। साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग का नेगेटिव इनहिबिटर, नेगेटिव रेगुलेटर या इनहिबिटर होता है। ये हुआ हमारे पास में कंपोनेंट नंबर 2। अब आते हैं कंपोनेंट नंबर 3 पे, एंड द कंपोनेंट नंबर 3 इज बेसिकली known as response regulator, response regulator। रेस्पॉन्स रेगुलेटर, रेस्पॉन्स रेगुलेटर की बड़ी इसकी मतलब खास बातें हैं कुछ। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो टाइप का होता है, पहले ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा अपने को इसके टाइप से, 2 टाइप्स। इसके पहले टाइप को कहते हैं टाइप बी एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन, टाइप बी एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन। और दूसरा होता है टाइप ए एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन, टाइप ए ARR। दो हो गए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनमें सिमिलरिटी है। बड़ा आसान सा है। टाइप बी एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन के पास में 2 डोमेन होते हैं, एक तो होता है रिसीवर डोमेन और एक होता है आउटपुट डोमेन। ये है रिसीवर डोमेन और ये है आउटपुट डोमेन। इसके रिसीवर डोमेन के पास में एक एस्पार्टेट होता है जिसके ऊपर ये फोस्फेट ले सकता है। और अब देखो जो टाइप ए एराबिडोप्सिस है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली रिसीवर डोमेन। इसमें केवल रिसीवर डोमेन होता है, आउटपुट डोमेन इज एब्सेंट। आउटपुट डोमेन इज एब्सेंट, इसमें एब्सेंट होता है। नो डाउट ये फोस्फेट ले सकता है क्योंकि इसके पास में भी एस्पार्टेट होता है। पर अब आप एक चीज समझिए, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों में डिफरेंसेस ये है कि ये कैन बाइंड विथ डीएनए, इट कैन बाइंड डीएनए, और ये भाई साहब कैन नॉट बाइंड विथ डीएनए, कैन नॉट बाइंड डीएनए। So what? If the type B can bind with DNA, it acts as transcription factor. Acts as transcription factor. Full form आप लिख लीजिएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। It cannot act as transcription factor. Cannot act as transcription factor. अब अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा तो मतलब ये जीन रेगुलेशन कराएगा।
जीन रेगुलेशन। और ये क्या करता है, ये डायरेक्टली इनहिबिट करता है टाइप बी एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर, सीधा उसको इनहिबिट कर रहा है। मतलब ये तो नेगेटिव कंट्रोलर नेगेटिव रेगुलेटर हो गया, नेगेटिव रेगुलेटर और इनहिबिटर हुआ कि नहीं ऑफ साइटोकाइनिन सिग्नलिंग। नेगेटिव इनहिबिटर नेगेटिव रेगुलेटर या इनहिबिटर हो गया। लिखो ये सारा का सारा। चलिए बस अब सिग्नलिंग समझ लेते हैं इसकी कैसे होगी क्या होगी। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लीजिए। तो मैं ईआर मान रहा हूं क्योंकि जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं उस बुक में ईआर ही दे रखा है। तो ये लेट सपोज कि ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरीके से दो मोनोमर लगे रहते हैं। ये इनका एन टर्मिनस रहेगा और ये इनका सी टर्मिनस रहेगा। ठीक है, इनके अंदर ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां वाला पार्ट, ये है इनका इनपुट डोमेन। ठीक है, क्या है, इनपुट डोमेन है ये। इसे हम कह सकते हैं इनपुट या चेज डोमेन। इनपुट डोमेन चेज डोमेन। नाउ वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पहला काम क्या आता है, साइटोकाइनिन आता है। सबसे पहले साइटोकाइनिन आया। साइटोकाइनिन चेज डोमेन के साथ में बाइंड होगा। यहां से लेकर के यहां तक की जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स एलिमेंट 1, जिसका नाम है AHP4 AHK4, या ये हो सकता है एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन काइनेस 2, या हो सकता है एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन काइनेस 3। कोई भी हो, आपने को क्या लेना देना। इसका जो ट्रांसमीटर डोमेन है उसमें एक हिस्टिडीन है इंपॉर्टेंट, तो वो हिस्टिडीन ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाती है। रेसिप्रोकल फॉस्फोरिलेशन होता है, और रेसिप्रोकल फॉस्फोरिलेशन तो मैं 2 नंबर लिख देता हूं कि 2 नंबर पर क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन। देन उसके बाद इनका जो रिसीवर डोमेन है उसमें एस्पार्टेट है। यही फॉस्फेट कहां चली जाती है, हिस्टिडीन से एस्पार्टेट के ऊपर। तो ये तीसरे नंबर के स्टेप में ये हो जाएगा। फिर अब एक छोटा सा प्रोटीन है जिसका नाम है एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज। ये एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज 1 2 3 4 5 कोई सा ही हो सकता है। मैं ऐसे लिख देता हूं, एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज 1 2 5, 1 से लेके 5 तक कोई सा भी हो सकता है। इसको इनहिबिट करने का काम कौन करेगा, इसको इनहिबिट करने का काम करेगा स्यूडो एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज, जिसका नाम है AHP6, वो इसको इनहिबिट कर देगा। पर खैर चलो, हम इनहिबिट अभी क्यों मान रहे हैं, हम ये मानते हैं कि यहाँ पे आई और फॉस्फेट यहाँ ट्रांसफर हो गई। ये हुआ हमारे पास चौथा स्टेप। पहला स्टेप है आपका जहां साइटोकाइनिन बाइंड हो रहा है। दूसरा स्टेप है जहां ट्रांसमीटर डोमेन जो है वो ऑटोफॉस्फोराइलेट हो रहे हैं। तीसरा स्टेप ये फॉस्फेट
ट्रांसमीटर से रिसीवर डोमेन में जा रही है। और चौथा है एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फोस्फोट्रांसफरेज। अब बात करते हैं अपन न्यूक्लियस की। ये है न्यूक्लियर बाउंड्री, ये है न्यूक्लियस। इनसाइड दिस इट इज न्यूक्लियस। ये फोस्फोट्रांसफरेज आ गया न्यूक्लियस के अंदर, AHP। अब मैं पूरा रहने देता हूं, इतना सा लिख लेता हूं, अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसके पास में फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट जुड़ी हुई है। इसके पास में जो है वो मैंने आपको यहां पर बताया है कि ये एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन ट्रांसफरेज है। इसके पास हिस्टिडीन रेसिड्यू होता है, ये है ना, ये रहा हिस्टिडीन। तो इसके पास में है हिस्टिडीन जिसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ी हुई है। अब पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी टाइप बी एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन की। टाइप बी एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन पड़ा हुआ है। ये है टाइप बी एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन, N terminus and this being the C terminus, and this is the output domain and it is receiver domain which has an aspartate residue, और ये फॉस्फेट चली जाती है इस एस्पार्टेट के ऊपर, ठीक है। चौथे स्टेप के बाद पांचवा स्टेप ये होता है कि ये न्यूक्लियस में आता है, और छठा स्टेप ये होता है कि ये अपनी फॉस्फेट ट्रांसफर कर देता है टाइप बी एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन को, टाइप बी ARR को। नाउ यहां पर प्रेजेंट है जीन, राइट, जीन तो होने चाहिए, दिस बीइंग द जीन। ये लेट सपोज जीन है कोई जीन, ये टाइप बी एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन इस जीन के ऊपर आके बाइंड हो जाता है ऐसे, इसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ी हुई है और ये आके बाइंड हो गया कहां पे, जीन के अंदर कोई रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते होंगे जहां पे ये बाइंड हो सकता है। और अगर इसने ऐसा किया तो हियर अकर्स द ट्रांसक्रिप्शन, ये हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना। अब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो फिर प्रोटीन बनेगा, रेस्पॉन्स आएगा, इतना सारा काम हो गया। लेट्स सपोज कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इस जीन का नाम है, इस जीन का नाम है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टाइप ए एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर। ये टाइप ए एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर है, टाइप ए एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर है। इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका mRNA बनेगा, mRNA से जब प्रोटीन बनेगा तो उस प्रोटीन में होगा ओनली रिसीवर डोमेन, ये बन गया प्रोटीन विथ रिसीवर डोमेन जिसमें स्पार्टेट है, ठीक है। अब यहां से दो चीजें होने वाली हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये टाइप ए एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन टाइप ए चला जाता है वापस न्यूक्लियस में। आपको पता है जो प्रोटीन बनेगा वो तो न्यूक्लियस के बाहर बनेगा ना, तो इतना तो आप प्लीज समझ लीजिएगा खुद से। ये चला जाता है ऊपर वापस न्यूक्लियस में, किसके पास, AHP के पास, और उससे जाकर के फॉस्फेट मांग लेता है। ये कौन आ गया, टाइप ए एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर। टाइप ए एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर जब इससे फॉस्फेट मांगता है तो ये तो फॉस्फेट दे देता है, इसका तो काम है फॉस्फेट डिलीवर करने का, अपने एस्पार्टेट के ऊपर फॉस्फेट ले लेता है ये। लेकिन ये फॉस्फेट लेकर के खुद इसी को इनहिबिट कर देता है, AHP को ही इनहिबिट कर देता है, सो दैट और ज्यादा AHP अंदर ना आ सके।
अभी टाइप बी एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर को देखो। ये जो टाइप बी एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन है, इसके साथ में होती है एक छोटी सी घटना। इसके ऊपर एफ बॉक्स प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है SCF। वही ये SCF कॉम्प्लेक्स जो हमने पिछले सिग्नलिंग के अंदर पढ़ा था, ऑक्सिन वाली सिग्नलिंग के अंदर, इसका नाम है KMD। और इस KMD की फुल फॉर्म होती है किस मी डेडली। ये एक टाइप का एफ बॉक्स प्रोटीन है, एफ बॉक्स प्रोटीन। टाइप बी एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन इस एफ बॉक्स प्रोटीन से जुड़ेगा। एफ बॉक्स प्रोटीन से जुड़ने के बाद 26S प्रोटियोजोम की सहायता से डिग्रेडेशन होगा टाइप बी का, डिग्रेडेशन ऑफ टाइप बी। टाइप बी का डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास में सिग्नलिंग कंप्लीट। जब टाइप बी की जरूरत है तब तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जब टाइप बी की जरूरत नहीं है तो उसे एक एफ बॉक्स प्रोटीन यूबिक्विटिनाइज कर देगा, और यूबिक्विटिनाइज के बाद में 26S प्रोटियोजोम के अंदर उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। सिग्नलिंग ज्यादा हो रही है तो टाइप ए एराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन बनता है, और वो जाकर के एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट ट्रांसफरेज से फॉस्फेट लेके उसी को इनहिबिट कर देता है। चलिए अब मैं आपको एक बार नंबरिंग समझा देता हूं इसकी। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, साइटोकाइनिन जुड़ता है अपने रिसेप्टर से। रिसेप्टर से जुड़ने के बाद में ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ये फॉस्फेट को अपने ही रिसीवर डोमेन पे ट्रांसफर किया जाता है। फिर एक प्रोटीन है AHP, वो आ जाता है लेने के लिए फॉस्फेट। ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये छठे नंबर पे अपनी फॉस्फेट दे देता है टाइप बी को। टाइप बी करवाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है तो बनता है mRNA। mRNA से बनता है प्रोटीन। ये प्रोटीन वापस आता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में आकर ये प्रोटीन ले लेता है फॉस्फेट फ्रॉम AHP और कर देता है AHP को ही इनहिबिट। एट अनदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि एट द सेम टाइम एफ बॉक्स प्रोटीन है, उसके ऊपर बाइंड कराएगा यूबिक्विटीन और इसका करवा देगा डिग्रेडेशन, सो दैट द सिग्नलिंग स्टॉप्स। ये हुआ हमारे पास में साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग। अब अपन आगे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल रोल्स। साइटोकाइनिन का पहला फिजियोलॉजिकल रोल जिसके लिए वो जाना जाता है, इट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कराता है। दूसरा है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब है कि वो न्यूट्रिएंट को अपनी ओर खींचता है, बुलाता है। मतलब जैसे हमने ये पढ़ा था कि जो एपिकल डोमिनेंस होती है उसमें एपिकल डोमिनेंस में जो एपिकल मेरिस्टेम है, उस एपिकल मेरिस्टेम में ही न्यूट्रिएंट चला जाता है। ठीक है, यहां ऑक्सिन हार्मोन बनेगा। ऑक्सिन हार्मोन बनने के कारण वो एपिकल जो मेरिस्टेम होगा उसकी तो वो ऐसे ग्रोथ कराएगा बढ़िया तरीके से, और नया एपिकल मेरिस्टेम बन जाएगा। और इसके कारण नीचे जो लेटरल बर्ड्स थी वो नीचे छूट गई, ऐसे ये वाली बर्ड्स हैं, और ये चला गया यहाँ पे ग्रोथ के कारण।
अब क्या होता है, अब तक नीचे से साइटोकाइनिन आके यहां पर जमा होता है और ये साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट को अपनी तरफ बुलाता है इस साइड में। इससे क्या होगा, इनकी भी ग्रोथ होना चालू हो जाएगी, ये ब्रांच लीफ जो बननी है वो बन जाएगी। सो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कराता है साइटोकाइनिन, हेंस इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने का काम भी करता है ये। सिंपल। आगे बात करते हैं। इसका एक काम है सीड जर्मिनेशन कराना, सीड जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट। एक ये करता है डिले इन लीफ सेनेसेंस, डिले इन लीफ सेनेसेंस, इसे कहते हैं रिचमोंड लैंग इफेक्ट, रिचमोंड लैंग इफेक्ट। रिचमोंड लैंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि यदि हम साइटोकाइनिन से ट्रीट करें लीफ को तो वो काफी समय तक एज्ड नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती है, वो काफी समय तक सेनेसेंस फेज में नहीं जाती, तो डिले सेनेसेंस को कहते हैं रिचमोंड लैंग इफेक्ट। देन नेक्स्ट है साइटोकाइनिन कराता है क्लोरोप्लास्ट डिवीजन, क्लोरोप्लास्ट डिवीजन एंड एक्यूमुलेशन, क्लोरोप्लास्ट डिवीजन एंड एक्यूमुलेशन दोनों करवाएगा। उसके बाद में जैसे ईटियोप्लास्ट होते हैं ना, ईटियोप्लास्ट का मतलब ऐसे सॉरी ऐसे प्लास्टिड जिनका जो अनडेवलप्ड है, जिनमें कोई कलर नहीं है, ईटियोप्लास्ट को यदि साइटोकाइनिन से ट्रीट करें तो ये प्रोप्लास्टिड बन जाते हैं। प्रोप्लास्टिड का मतलब क्लोरोप्लास्ट बनाने वाले प्लास्टिड, और इनको फिर साइटोकाइनिन से ट्रीट करें तो ये क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं। ईटियोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। ऑक्सिन के साथ में मिलके भी ये काफी अच्छे काम करता है। ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो, ऑक्सिन ज्यादा है साइटोकाइनिन कम है तो कैलस के अंदर रूटिंग होती है, रूटिंग इन कैलस। अगर ऑक्सिन कम है और साइटोकाइनिन ज्यादा है तो शूटिंग होती है, मतलब शूट डेवलपमेंट होता है इन कैलस। और यदि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर है, तो कैलस रिमेन्स कैलस, वो कैलस ही रह जाता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल मास ही रह जाता है। ठीक, उसके बाद में शूट ब्रांचिंग कराता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम में बनता है, सर्काडियन रिदम को भी ये कंट्रोल करता है, हेल्प करता है, सर्काडियन रिदम में भी हेल्प करता है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स देता है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स देता है, इंटरेक्शन विथ पैथोजन, इंटरेक्शन विथ पैथोजन भी करता है। तो ये साइटोकाइनिन के कुछ रोल्स हैं, आप आराम से पढ़ें, इनको लिखें, अपने नोट्स खुद बनाएं। धन्यवाद।